साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। सभी शिक्षक साथियों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत जो चौथे चरण का क्रम है वो 1 दिसंबर से आरंभ हो जाएगा। इस चौथे चरण में हम सभी शिक्षक साथियों को 3 मॉड्यूल्स करना है, 10, 11 और 12 के पूर्व में हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने तीनों मॉड्यूलों का क्रम बताया था, किस मॉड्यूल को किस क्रम में हमें करना है, जिससे हमारे जो प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र आते हैं उनके आने में कोई परेशानी ना हो। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज 10वें मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। यह मॉड्यूल आपको अपनी समझ को परखें तथा जो प्रश्नोत्तरी आती है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसीलिए शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि जो विभिन्न राज्यों की प्रश्नोत्तरी आती है उस प्रश्नोत्तरी पर हम विश्वास न करते हुए, उनके आंसर गलत भी हो सकते हैं, हम इस मॉड्यूल पर थोड़ा सा अध्ययन करें। इस मॉड्यूल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिस लिंक के द्वारा आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आसानी से इसको जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे हम पढ़ सकते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर हम अपनी शिक्षक डायरी जो तैयार करेंगे उसमें भी हेल्प मिलेगी और आगे जो हम टेस्ट देंगे उस टेस्ट के लिए भी ये हमारा मॉड्यूल महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, 10वां जो मॉड्यूल है या 10वां कोर्स जो है उसका जो शीर्षक है, नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर। ये एक अंडरस्टूड बात है कि सामाजिक विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर ही होता है, प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र सामान्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विषय में देश, काल और संसाधनों के परे प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया की व्यापक समझ समाहित है। तो इस तरह से ये हमें 6, 7, 8 वाले टीचरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मॉड्यूल, और बाकी टीचरों को भी अपने जो शिक्षण अधिगम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम में पर्यावरण, शांति व अहिंसा से संबंधित मूल्यों और अनुसूचित जाति, जनजाति, जेंडर एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को शिक्षण में प्रभावी ढंग से एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। अब इसमें संख्या के जो क्रम है वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, 3 बिंदु हैं इसमें। इन तीनों बिंदुओं से, जैसे सूचना के एकमात्र स्रोत के रूप में क्या होती है इसकी पाठ्यपुस्तक, एक बंद बॉक्स के रूप में, तो ये 3 बिंदुओं को हमें पढ़ लेना है। यह इसके बाद जो इस मॉड्यूल के मुख्य उद्देश्य हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं सीखने के, वो ये उद्देश्य दिए गए हैं टोटल, कि निरंतरता और परिवर्तन की घटनाएं जो हमारे यहाँ घटित हो रही हैं उन सभी को समझेंगे हम इसके द्वारा। जो हमारा शासन प्रक्रिया है, समाज है या कोई लैंडलॉर्ड यानी भूमि वगैरह, जेंडर, इन सभी के बारे में हम इसके समझना ही इस मॉड्यूल का उद्देश्य होगा और इसकी सामग्री के द्वारा हम इसे पढ़ सकते हैं। विषय के बारे में परिचय जब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषय आते हैं। अर्थात कह सकते हैं हम कि इन 4 चीज़ों को समाहित किया गया है। भूगोल में क्या क्या पढ़ा जाएगा, इसके में किस चीज़ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि यह विषय विभिन्न क्षेत्रों और देशों की एक दूसरे पर निर्भरता को समझाने की अवधारणा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है कि कौन सा देश एक दूसरे पर किस प्रकार से डिपेंड है। इसी तरह से जो इतिहास है इसका सेकंड विषय, वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में इतिहास, प्रागैतिहासिक काल मतलब प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक के भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पर केंद्रित है। इसके बाद सामाजिक राजनीतिक जीवन जो है, समाज में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था व्याप्त है, कैसे समाज के जो संचालन हो रहा है उनका सभी नीतियों का
वर्णन भी इसमें है, इसके बारे में हम बच्चों को शिक्षण कराते हैं। विषय में कक्षा विशेष के लिए प्रतिफल, इसके लिए जो प्रत्येक कक्षावार लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं, उन लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण कराएं तो ये कारगर साबित होगा। प्रत्येक क्लास के भी दिए गए यहाँ समरी के रूप में एग्जाई दिए गए, जैसे कक्षा 6 के लिए ये प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं को कराने के बाद 2 कॉलम दिए गए हैं इसमें, मुख्य रूप से टेबल में 2 प्रक्रियाएं हैं कि सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं और सीखने के प्रतिफल। इन प्रक्रियाओं को यदि हम कराते हैं तो कक्षा 6 में इन प्रतिफलों की प्राप्ति हमें हो सकती है। जैसे पृथ्वी की गतियों को समझने के लिए चित्र, मॉडल और दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, ये हम कर सकते हैं। जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये हम चित्रों के द्वारा, ग्लोब के द्वारा या हम चार्ट के द्वारा समझा सकते हैं बच्चों को। इसी तरह से अगली कक्षा के लिए 7वीं में दिया, जैसे ग्लोब तथा मानचित्र पर ऐतिहासिक स्थानों, राज्यों, जलवायु, प्रदेशों और अन्य संसाधनों की स्थिति को ढूंढना। इसे हम बच्चों से प्रोजेक्ट के रूप में भी करा सकते हैं। जैसे कोई नक्शा दे दिया, उस नक्शे में हम इन चीज़ों को फिलअप करवाएं। तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा अनेक पारस्परिक संबंधों का वर्णन करते हैं ये। इसी तरह से 7वीं के बाद कक्षा 8वीं के ये प्रतिफल और सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया है, तो इन प्रतिक्रियाओं को भी हम देख सकते हैं। साथियों, ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स किसी भी शिक्षक को पढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बताते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो कितना कारगर साबित हुआ है। इसी उद्देश्य को हमें पढ़ाना है। अधिगम के उद्देश्य, यानी इन चीज़ों को हम पढ़ाएंगे तो क्या उद्देश्य है हमारा। जैसे ग्लोब हमने पढ़ाया तो अक्षांश और देशांतर मॉड्यूल की विषय वस्तु या रूपरेखा। तो इससे अगर हम पढ़ाएंगे, किससे, ग्लोब से, तो ग्लोब में हम क्या क्या बता सकते हैं, विद्यार्थी पहचान कर सकेंगे किन चीज़ों का, अक्षांश का, देशांतर का, अक्षांश और देशांतरों के बीच में अंतर, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, इस तरह से कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सभी चीज़ों की बच्चों को पहचान होगी। विषय में कक्षा आधारित सीखने के प्रतिफल, इसमें प्रत्येक विषय के और कक्षावार दिए जाते हैं। सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने के लिए संक्षिप्त विवरण, तो विद्यार्थियों को ग्लोब व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर की पहचान कराने के लिए अनेक शैक्षणिक तरीकों को अपनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को ग्लोब और मानचित्र को बार बार अवलोकन, उपयोग करने पर भी इसमें काफ़ी मदद मिलती है। इस तरह से ये चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। तो ये ग्लोब से हम अक्षांश, देशांतर, देशांतर क्या होता है, मतलब 2 देशों के बीच में कितना दूरी है, इसको भी हम बच्चों से साझा कर सकते हैं ग्लोब के माध्यम से। इस तरह से कुछ चार्ट या चित्र बना के भी बच्चों से इन चीज़ों को साझा कर सकते हैं। बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, हमारा देश ग्लोब पर कहाँ है, ये देखने से काफ़ी रुचिकर होगा। ग्लोब में इतनी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं क्यों हैं, इनको हम समझाएंगे अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। ग्लोब पर दिशाएं कैसे खोजते हैं, तो ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर बच्चे आपस में चर्चा कर सकते हैं और चर्चा के बाद उनका सारगर्भित उत्तर एक शिक्षक के द्वारा उन्हें दिया जा सकता है, जिससे वो समझें। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में अक्षांश पढ़ेंगे। अक्षांश के बाद ये गतिविधि भी दी गई है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित स्थानों के नाम बताइए कि भूमध्य जो रेखा है वो उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से हैं, इसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो कौन सा है। देशांतर, विद्यार्थियों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली रेखाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलने वाली इन रेखाओं को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह से हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं और आपस में भी बच्चा चर्चा कर सकते हैं। इसकी बाद गतिविधि 3 और 4, ग्लोब पर निम्नलिखित स्थानों या इनके पास स्थित जगहों या स्थानों का पता लगाइए। जैसे 30 डिग्री अक्षांश पर क्या है, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या है,
कुछ हम अक्षांश और देशांतर बच्चों को अलग अलग देंगे और फिर उन्हें ग्लोब पर उसको ढूंढने के लिए कह सकते हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर पर राज्य की स्थिति क्या है, ये इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है या जो हमारे अभी मॉड्यूल के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी आती है उसमें हमारे ये प्रश्न भी इन्हीं में से आते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करना है। इतिहास जो है, इतिहास हमें प्राचीन बातों को भी बताता है। प्रागैतिहासिक काल में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस पर डिपेंड थी। प्राथमिक स्रोत जैसे साहित्य, पुरातत्व, इतिहास के ये स्रोत हैं कि प्राथमिक स्रोत हैं इसके, साहित्यिक लिखा हुआ हमें मिला। मुद्रा शास्त्र, किस समय में कौन सी मुद्राएं चलती थी। द्वितीयक स्रोत है पाठ्य पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स। ये हमारे इतिहास के कुछ सोर्सेस हैं जिससे हम अपने पुराने इतिहास को जान सकते हैं। फिर अपेक्षित प्रतिफल, इसकी क्या हम अपेक्षाएं रखते हैं कि विविध ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोतों की पहचान करता है। बच्चे जानते हैं कि ये ग्रंथ क्या है, अपनी भाषा में स्रोतों की व्याख्या करता है, उपयोग किए गए स्रोतों का मूल्यांकन करता है, समग्र रूप से चीज़ों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों के उपयोग के महत्व को पहचानता है। तो ये बच्चे से हमारी अपेक्षाएं रहेंगी। ऐसी गतिविधि से जोड़ें जो समूह में की जा सकती है। जैसे क्या आपके पास पांडुलिपि देखी है, तो बच्चों का उत्तर नहीं होगा। क्या होती है उसे हम बता सकते हैं। आपको यह कहाँ मिली है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो सुझावात्मक रूप से इसमें कुछ दिए गए हैं और बाकी कक्षाओं में हम अपने बना सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों से जो हमें बात करना है गतिविधियों के बारे में, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र क्या होता है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजों के नोटों और टोकनों का अध्ययन है। तो ये क्वेश्चन है कि मुद्रा शास्त्र क्या है, जिसमें हम मुद्राओं का, मुद्रा मीन्स जो हमारी करेंसी है, कागज के नोट या टोकन, इनकी अध्ययन जो किया जाता है उसे हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। यह अर्थशास्त्र और लोगों के कल्याण की स्थिति पर प्रकाश डालता है। जहाँ की मुद्रा मजबूत होगी, वो ये देखो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं दी गई हैं। प्राचीन समय में इंडो और ग्रीक सिक्का है, ये इस तरह का होता था। तो ये कुषाण काल में ये सिक्के चलते थे। तो इस तरह से बच्चों को पुरानी अपनी करेंसी के बारे में भी पता लग सकता है। कुछ शिलालेख, विभिन्न प्रकार के जो शिलालेख हैं स्तंभों पर दिए गए हैं, पत्थर की पट्टियाँ लगी हैं। जैसे हम बच्चों से कह सकते हैं कि आज भी किसी भी जो नई बिल्डिंग का या भवन का इनॉग्रेशन होता है उसमें भी एक पट्टिका लगाई जाती है। ये हमारे सामने लगाई जा रही है, लेकिन आगे आने वाले बच्चों के लिए यही एक शिलालेख बनेगी, जिससे हमें इसके बारे में पता लगेगा कि इसका उद्घाटन किसने किया था, किसके समय में बनी थी, किसके लिए बनी थी। आज जहाँ पर विद्यालय है, हो सकता है कल वहाँ पर कॉलेज हो या अन्य कोई स्थिति भी हो सकती है। तो पुरानी बातों का भी पता हम इन लेखों के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, समूहों में चर्चा करेंगे और शिक्षक साथियों से उनका आंसर ढूंढेंगे। तो साथियों इस तरह से हमें ये मॉड्यूल्स को करना है और इस मॉड्यूल्स को हमें पढ़ना भी है आगे के टेस्टों के लिए। इसमें कैसा प्राचीन समय में क्या व्यवसाय करते थे हमारे जो सामाजिक लोग हैं, वर्तमान में व्यवसाय में क्या परिवर्तन आया है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो व्यवसाय है दिनों दिन बदलता जाता है। पहले व्यवसाय कुछ अलग था, लेकिन वर्तमान में जो दौर कोरोना काल का चल रहा है उसमें भी व्यवसाय बदल गया है। तो इस टाइप से बदले हुए व्यवसाय के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को ना केवल हम जो हमारे पाठ हैं उनके क्वेश्चनों को पढ़ाना है, जबकि उनकी जो सोच है वो विकसित करना है। इसी तरह से राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों को देखते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में पता कर सकते हैं। राज्य सरकार का चुनाव कैसे होता है, ये सब हमारा राजनीति में, राजनीतिक व्यवस्था में दिया गया है। ये इस मॉड्यूल के माध्यम से समझेंगे। बनावटी संसद क्या होती है, जैसे हम इसमें नाटक का मंचन भी करा सकते हैं। लोकसभा के बारे में
बता सकते हैं लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, स्टेट सरकार क्या है। तो इसके विभिन्न प्रकार के पद, विभिन्न प्रकार के जो उनके चयन के प्रकार हैं, किस तरह से हम सांसद का चुनाव करते हैं। तो किसी भी सांसद का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कराया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति है जिसे अपन वोटर कहते हैं, वो वोटर वोट डाल करके अपने संसद का चुनाव करता है और वहाँ से एक सांसद सिलेक्ट होता है, चुना जाता है, जो संसद में जाके सरकार का हिस्सा बनता है। और यही सरकार में जाने के पश्चात वहाँ मंत्रियों में भी कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा, स्वतंत्र प्रभार होंगे। तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, इनके बारे में भी हम बच्चों को बता सकते हैं। विभिन्न प्रकार की ये मुद्राएं या क्वेश्चंस इसमें जो दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे ये दिया गया है सांस्कृतिक विरासत पर जागरूकता, विपक्षी नेता। तो इस तरह से इसको हम बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। साथियों, इस मॉड्यूल को पढ़ हम जरूर लें, उसके बाद ही प्रश्नों को करें। साथियों, ये जो मॉड्यूल है हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, क्योंकि ये इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, या हम सामाजिक विज्ञान में वो सब चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे लिए या समाज में परिवार के लिए आवश्यक होती हैं। तो बच्चों को इसका एक बेसिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथियों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। निष्ठा प्रशिक्षणों में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आप लोगों को आ रही है, चाहे वो अकाउंट से संबंधित हो, किसी ने अगर गूगल से या अन्य किसी माध्यम से अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, उनके प्रमाण पत्र नहीं आ रहे हैं, तो उनको कैसे लॉगिन कर सकते हैं, अगर किसी की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो उसके समाधान के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। करते रहें इसी तरह से। इसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, जिसके द्वारा इस मॉड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हैं।